नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी ने दिए कौन से टिप्स, एक हफ्ते में अरविंद केजरीवाल को लगे 3 बड़े झटके की, जानेंगे दिल्ली में अब किसको सीएम बनाएगी बीजेपी, देखेंगे महाकुंभ में इस सदी का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम, जानेंगे मणिपुर सीएम वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी और आखिर में देखेंगे क्यों मोदी सरकार पर बरसी सोनिया गांधी। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रयागराज महाकुंभ में सोमवार सुबह पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संगम में लगाई डुबकी अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी राष्ट्रपति। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ शिकायत दर्ज, फडणवीस बोले अश्लीलता पर होगी कार्रवाई। राजस्थान पुलिस ने किया फर्जी भारतीय पहचान पत्र के साथ पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार, यूपी का एक युवक भी हिरासत में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बिगड़ी तबीयत, विशेष विमान से लाया जा रहा दिल्ली, सीएम हेमंत भी हुए रवाना। शूटिंग के लिए मुंबई रवाना हुई मोनालिसा, कार से खुद लेने आए फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर, थाना इंचार्ज ने भी फ्यूचर हीरोइन से क्लिक करवाए फोटो। सोना पहली बार 85,000 के पार, 41 दिनों में 9,206 बढ़ी कीमत, इस साल 90,000 तक जा सकते हैं दाम। सोनू सूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में हुए पेश, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के फ्रॉड में गवाही दी, मुंबई पुलिस को गिरफ्तारी के थे आदेश। महिला संगीत में डांस कर रही युवती की मौत, अचानक मुंह के बल गिरी, इंदौर से बहन की शादी में शामिल होने विदिशा से आई थी। 7 राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया मौसम अपडेट, अगले 6 दिन चलेगी तेज हवाएं, होगी बारिश और छाए रहेगा कोहरा। तिरुपति मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम में चर्बी मिलाने वाले दबोचे गए, 4 गुनहगार सीबीआई की गिरफ्त में। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में पीएम मोदी ने देश भर से आए छात्रों को परीक्षा और जीवन से जुड़े कई टिप्स दिए। उन्होंने शुरुआत पोषण से की और उसके बाद रोबोट की तरह नहीं जीने, लिखने पर जोर देने और साथ ही डिप्रेशन को दूर भगाने के भी उपाय बताए। दरअसल अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि छात्र गुमसुम रहने लगते हैं और किसी से ज्यादा बात नहीं करते। ऐसे में उनके अंदर डिप्रेशन घर कर जाता है, जो बाद में ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके घर वालों के लिए भी मुसीबत बन जाता है। पीएम मोदी ने इसी डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए छात्रों को टिप्स दिए। पीएम ने छात्रों से कहा कि बचपन में अपने माता पिता को हम हर बात बताते थे, लेकिन अब धीरे धीरे छात्र उनसे कटते जा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इससे बचने का उपाय यही है कि आप अपने मन में कोई भी बात ना रखें, बल्कि अपनी बातें अपने माता पिता से खुलकर कहें और घर में मौजूद सभी सदस्यों से बात करने की कोशिश करें। पीएम मोदी ने छात्रों को किताबी कीड़ा ना बनने की सलाह दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां से भी ज्ञान मिले उसे जरूर लेना चाहिए, इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को लिखने पर जोर देना चाहिए, हमेशा लिखने की आदत होनी चाहिए, चाहे उम्र कोई भी हो। पीएम मोदी ने चर्चा के दौरान छात्रों को फेलियर से बचने के भी टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल में कई बच्चे फेल हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर से कोशिश करते हैं। फेल हो जाने से जिंदगी अटकती नहीं है। उन्होंने छात्रों से कहा कि ये आपको तय करना है कि आपको सिर्फ किताबों में ही सफल होना है या जीवन में सफल होना है। उन्होंने विफलताओं को अपना शिक्षक बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है तो कुछ अच्छाई भी होती है और आपको उसी अच्छाई पर ध्यान देने की जरूरत है। वही बता दें कि अन्ना आंदोलन से निकलकर सियासी पिच पर उतरने वाले अरविंद केजरीवाल ने जितनी तेजी से बुलंदी को छुआ था, उतनी ही तेजी से अब उनका जादू भी बेअसर हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार से आम आदमी पार्टी ने सिर्फ सत्ता ही नहीं गंवाई, बल्कि अरविंद केजरीवाल की विधायकी भी चली गई है। एक हफ्ते में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को 3 बड़े सियासी झटके लगे हैं, जिसके इफेक्ट से उभरना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा।
दिल्ली चुनाव के बाद पंजाब की सत्ता पर संकट गहराने लगा है, तो दिल्ली के एमसीडी से 2 महीने बाद सियासी वर्चस्व खत्म हो सकता है। इस तरह एक के बाद एक सियासी चोट खाने के लिए आम आदमी पार्टी को तैयार रहना होगा। एक हफ्ते में आम आदमी पार्टी को कौन से 3 बड़े झटके लगे हैं, जैसे केजरीवाल की सियासत को बड़ा जख्म दिए हैं, चलिए जानते हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को सबसे पहला झटका चंडीगढ़ में लगा। 30 जनवरी को चंडीगढ़ की मेयर सीट पर चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास मेयर सीटर के लिए पर्याप्त नंबर थे, लेकिन उसके पास जीत नहीं सके। आपको बता दें, चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद सीटें हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद, कांग्रेस के पास 6 पार्षद और बीजेपी के पास 16 पार्षद थे। चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद होने के नाते मनीष तिवारी भी निगम पार्षद में सदस्य हैं। इस तरह से 36 सदस्यों में से मेयर पद जीतने के लिए 19 वोट की जरूरत बनती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्यों को मिलाकर 20 वोट हो रहे थे। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में बीजेपी 19 वोट मिले तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी को 17 वोट ही मिल सके। इस तरह नंबर गेम होने के बाद भी आम आदमी पार्टी अपने मेयर नहीं जीता सकी, क्योंकि उसके 3 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। नंबर होने के बाद भी मेयर सीट आम आदमी पार्टी का नहीं, जितना बड़ा झटका था। अब आपको बता दें कि पार्टी में भीतर उथल पुथल मच गई है। दिल्ली की हार का सीधा असर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर दिखेगा। आम आदमी पार्टी के अंदर भी पार्षदों को शक की नजर से देखा जा रहा है कि किसने क्रॉस वोटिंग की है। बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर सत्ता का 27 वर्षों का वनवास खत्म करने के बाद बीजेपी के लिए अब अगली चुनौती मुख्यमंत्री चुनना है। कई दावेदारों के नाम भी चर्चा में आने लगे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को पटखनी देने वाले प्रवेश वर्मा को भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इनाम दे सकता है और वह दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। चुनावी नतीजों के तुरंत बाद प्रवेश वर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने भी पहुंचे थे। इसके बाद वह भाजपा के कुछ नवनिर्वाचित विधायकों के साथ उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलने दिल्ली राजनिवास भी पहुंचे थे। हालांकि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के मन में क्या चल रहा है, इसका अनुमान लगाना हाल के वर्षों में राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। पिछले कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि जब मीडिया में कुछ नामों की चर्चा होती रही और भारतीय जनता पार्टी ने कोई अनजान चेहरा सबके सामने लाकर रख दिया और सबको चौंका दिया। हाल फिलहाल में जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत हुई थी, तो मीडिया में जाने पहचाने नामों की चर्चा मुख्यमंत्री पद के लिए हो रही थी। लेकिन बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जिसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को सरकार का नेतृत्व सौंपा। भाजपा दिल्ली में आखिरी बार 1993 से 1998 के बीच सत्ता में आई थी। इस 5 साल की अवधि के दौरान पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बनाए, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। दिल्ली में फिलहाल जिन नामों की चर्चा है उनमें प्रवेश वर्मा के अलावा आरएसएस के खास अजय महावर, पूर्वांचली अभय वर्मा और पंकज सिंह सहित भाजपा के 3 बार के विधायक विजेंद्र गुप्ता और पूर्व एबीवीपी नेता और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय शामिल है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी चर्चा में है। तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में इस सदी का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगा है। महाकुंभ में स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं को ऐसा सैलाब दिख रहा है कि पिछले 3 दिनों में सिर्फ प्रयागराज शहर में 15 लाख वाहन पहुंचे हैं। 25 दिन में जिस शहर ने 43 करोड़ 57 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आवाजाही देखी है, उस तीर्थ में कल यानी रविवार को एक दिन में करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। लोगों और भयानक ट्रैफिक जाम की तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। फिर भी आस्था के इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जमावड़े का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। ये हाल अभी है जब 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान बाकी है। महाकुंभ प्रशासन से लेकर पुलिस की तो इस सैलाब को संभालने में पसीने छूट चुके हैं। प्रयागराज के आसपास के सरहदी जिलों से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के जिलों तक ट्रैफिक जाम ने अपना असर दिखाया है।
संगम तीर्थ पर तिल रखने की जगह नहीं है। एक डुबकी की हसरत और महाकुंभ स्नान की चाहत में करोड़ों से ज्यादा लोग रोज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। गंगा की घाटों की ओर जाने वाली रास्तों पर श्रद्धालुओं का अनवरत सैलाब बह रहा है। चंद किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर की दूरी करके प्रयागराज पैदल पहुंच रहे श्रद्धालु चल चलकर निहाल हुए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब इस कदर शहर में दिख रहा है कि भीड़ को नियंत्रित करने में प्रयागराज प्रशासन से लेकर महाकुंभ प्रशासन तक के पसीने छूट रहे हैं। शहर के आधे से अधिक फ्लाईओवर्स पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा चुकी है, मगर भीड़ है कि थम नहीं रही। यह हाल तब है जब घंटों तक प्रयागराज के रास्तों पर पैदल चलकर लोग संगम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया जा चुका है। मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने रविवार को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के कुछ विधायक लगातार उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के 2 साल बाद सीएम ने रविवार को इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश में जातीय हिंसा के कारण अब तक 250 से अधिक जानें जा चुकी है। उधर कांग्रेस लगातार अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रही थी। इस बीच अचानक एन वीरेंद्र सिंह दिल्ली पहुंचते हैं और अमित शाह जेपी नड्डा से मिलते हैं। इसके बाद देर शाम वे इस्तीफा राज्यपाल अभय भल्ला को सौंप देते हैं। कुकी संगठन लगातार उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक वीरेंद्र सिंह सीएम है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। फिलहाल वीरेंद्र सिंह प्रदेश के कार्यवाहक सीएम के तौर पर काम करते रहेंगे। बता दें कि प्रदेश में बीजेपी के 32 विधायक हैं। पिछले 21 महीने में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बाई खेमचंद समेत कई कुकी विधायकों ने सीएम की ओर से बुलाई गई बैठकों में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पर बीजेपी विधायकों ने हामी भर दी। विधायकों ने आलाकमान से कह दिया कि अगर वीरेंद्र सिंह इस्तीफा नहीं देंगे तो हम विपक्ष में बैठेंगे। वहीं 10 अन्य विधायकों ने विरोध कर रहे विधायकों के विपक्ष में बैठने का ऐलान किया था। इन विधायकों में कुछ मंत्री भी शामिल थे। उधर संगठन लगातार इसकी सूचना केंद्रीय नेतृत्व को भेज रहा था। बगावत की स्थिति बनते देख आलाकमान ने सीएम को दिल्ली तलब किया और इस्तीफा देने को कहा। इसके बाद वीरेंद्र सिंह ने रविवार देर रात इस्तीफा दे दिया। वहीं बता दें कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को जल्द से जल्द जनगणना कराने की मांग उठाई ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गारंटीकृत लाभ मिल सके। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि खाद्य सुरक्षा विशेषाधिकार नहीं बल्कि नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल थी जिसका उद्देश्य 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उन्होंने कहा कि इस कानून ने लाखों कमजोर परिवारों को भूखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर कोविड-19 महामारी के संकट के दौरान, तथा साथ ही इसी अधिनियम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आधार प्रदान किया। गांधी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 75% ग्रामीणों के साथ ही 50% शहरी आबादी सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है। उन्होंने कहा कि हालांकि लाभार्थियों के लिए कोटा अब भी 211 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो अब एक दशक से अधिक पुराना है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जनगणना में 4 साल से अधिक की देरी हुई है। मूल रूप से यह 2021 के लिए निर्धारित थी, लेकिन अब भी इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि जनगणना कब आयोजित की जाएगी। बता दें, उन्होंने कहा कि बजट आवंटन से पता चला है कि जनगणना इस वर्ष भी आयोजित किए जाने की संभावना नहीं है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।